हे जूनियर्स, कैसे हैं आप? दिस इज जगजीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि आपकी क्लास 7th की साइंस टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को, और जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात की जाती है तो मेनली ह्यूमन न्यूट्रिशन को फोकस किया जाता है। और जब ह्यूमन न्यूट्रिशन को फोकस किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें स्टडी करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए, आज का सेशन प्लान मैं आपको बता दूं कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। हम जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, और जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनको भी हम डील करेंगे। हम किन के बारे में पढ़ेंगे? तो हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और एट द लास्ट हम लोग अमीबा में किस तरह से डाइजेशन होता है वो भी हम जानेंगे। तो आज का हमारा सेशन प्लान कुछ इस तरह से रहेगा। तो चलिए, बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन में, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की कि भाई न्यूट्रिशन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई थी, सेकंड चैप्टर में भी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन वही है कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आपको जो है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सेकंड चैप्टर में भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। और क्या है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, एक बार फिर पढ़ लें। तो देखिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, the mode of taking food by an organism and its utilization in the body is called nutrition. Animals get their food directly or indirectly from plants. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा लिंक करते हुए हम लोग चलते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहे। और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने? तो ह्यूमन बीइंग पढ़ा था। और जब यहाँ भी हम ह्यूमन बीइंग को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें लिखा है कि एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना फूड कहाँ से लेते हैं? तो प्लांट से लेते हैं। मूविंग अहेड, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। आई होप यहाँ तक जो है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अभी हमने न्यूट्रिशन की कंबाइंड डेफिनेशन देखी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। आइए जान लेते हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, और एनिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एनिमल न्यूट्रिशन फोकसेस ऑन स्टडिंग द डाइटरी नीड्स ऑफ एनिमल्स। क्या करता है? एनिमल न्यूट्रिशन फोकस करता है डाइटरी नीड्स पर। किसकी डाइटरी नीड्स पर? तो भाई एनिमल्स की डाइटरी नीड्स पर जो है एनिमल न्यूट्रिशन फोकस करता है। सो जूनियर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और जब ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हमें डाइजेशन पर फोकस करना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस करना होगा। तो आइए डाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। डाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस बाय विच complex food substances are broken down into simple substances is called digestion। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है। क्या होता है डाइजेशन? तो द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, मूविंग अहेड, हम बात कर लेते हैं अब डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड की। भाई बहुत सारे वेज होते हैं फूड को लेने के लिए। जैसे हम लोग हैं तो हम किस तरह से फूड लेते हैं? ओके, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से फूड लेते होंगे। कुछ वर्ड्स हैं उनका फूड लेने का तरीका अलग होता होगा। तो देखिए, सम ऑफ द मोड्स आर, अगर हम कुछ मोड
मोड्स की बात करें तो हो गया सकिंग, स्क्रैपिंग हो गया, ओके, च्यूइंग हो गया, ब्रूइंग हो गया, और क्या हो गया, कैप्चरिंग एंड सॉलोइंग एटसेट्रा। तो ये कुछ वेज हैं जिन वेज से जो है बहुत सारे एनिमल्स, वेरियस ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेते हैं। हमने डाइजेशन जाना, हमने जाना कि किस तरह से जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड लेते हैं। अब आप मुझे पता कर कर बताएंगे, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि हम एनिमल्स जो हैं, हम ऑर्गेनिजम्स जो हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स किस तरीके से फूड लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन में और बात कर लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन की बात करते हैं हम। तो द मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अगर एलिमेंट्री कैनाल के कुछ मेन पार्ट्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा जूनियर्स, बकल कैविटी या हम जिसे माउथ भी कहते हैं, ईसोफेगस या जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड एनस। तो इन सारे जो भी पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उनको हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। उन सारों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और जो पूरी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, खाना खाने से लेकर, खाना पचने से लेकर वेस्ट प्रोडक्ट तक की, वो सारी जो प्रोसेस है हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, कि जो है एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है, फिर देन हम लोग ईसोफेगस को डिस्कस करेंगे, स्टोमक को डिस्कस करेंगे, कुछ ग्लैंड्स को भी डिस्कस करेंगे जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, देन हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एट द लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टम और एनस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले हम किनकी, तो कुछ ग्लैंड्स की बात भी कर लेते हैं। अभी हमने मेन पार्ट्स देखे, मेन ऑर्गन्स देखे, अब हम कुछ ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, लीवर एंड पैनक्रियाज हो गया। मैंने अब भी आपको बताया था कि इनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और द एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड्स टुगेदर इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमको पढ़ना है, डाइजेशन हमको पढ़ना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहा जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल और जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनको मिलाकर कंबाइनली क्या कहा जाता है, उनको मिलाकर कंबाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हुआ होगा। देखिए, कुछ ग्लैंड्स की बात अगर की जाए तो हमको लीवर के बारे में पढ़ना है, हमको गॉल ब्लैडर का फंक्शन पढ़ना है। एक्चुअली लीवर और गॉल ब्लैडर अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। क्या होता है, लीवर से जो भी बाइल सीक्रेट होता है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, हमको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है और हमको पैनक्रियास के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें भी हम अपने इस लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ एंड बकल कैविटी की। ओके, सो माउथ और बकल कैविटी की अगर बात की जाए तो कुछ पॉइंट्स पर हम लोग गौर कर लें कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। जैसे ही आप फूड अंदर लेते हैं तो किसकी हेल्प से लेते हैं, माउथ की हेल्प से लेते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। ओके, in the mouth the food is broken down into smaller pieces by the teeth। अब देखिए, मुंह में दांत होते हैं तो दांत उस खाने को चबाते हैं और उस खाने को चबाकर छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, द माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स। ओके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। माउथ और बकल कैविटी की अगर हम बात करें तो जैसे ही हम फूड अपने माउथ में लेते हैं तो हमारे माउथ में क्या होते हैं, दांत होते हैं। वो दांत उस फूड को चबाना शुरू करते हैं। जब वो दांत उस फूड को चबाना शुरू करते हैं तो साथ में सलाइवा भी सीक्रेट करते हैं। हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, हमारे पास 3 पेयर रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। ओके, तो क्या करते हैं, वो सलाइवा छोड़ना शुरू करते हैं। जब वो फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो वो क्या करता है कि जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, और द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा एंड सॉलोड द फूड। अब जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, वो क्या करती है, फूड और सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है और उस फूड को एनगल्फ करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती। तो हमने क्या पढ़ा बकल कैविटी एंड माउथ में, कि हमारे पास दांत होते हैं, दांतों का फंक्शन हमने पढ़ा, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन पढ़ा, और हमने टंग का फंक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको और अच्छे से जो है हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम टंग की बात करें, जीभ
की बात करें तो द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। ओके, द डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि जो टंग है अलग अलग रीजन पे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, यहाँ हो जाएंगी, ओके, यहाँ हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी, और ये जो अलग अलग टेस्ट बर्ड्स हैं इन्हीं की वजह से हमें अलग अलग टेस्ट आता है। जैसे स्वीट हो गया, सॉल्टी हो गया, बिटर हो गया, तो ये जो सारे रीजन्स होते हैं इनकी वजह से ही हमें अलग अलग टेस्ट आता है। अब जूनियर्स आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके कि कौन से रीजन में कौन सा टेस्ट आता है। अगर इस रीजन की बात करें तो कौन सा टेस्ट आता है, स्वीट या सॉल्टी। इस रीजन की बात करें तो कौन सा टेस्ट आता है, स्वीट या बिटरी। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे कि कौन सा रीजन किस तरह के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीथ। लेकिन टीथ पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। भाई दूध वाले दांत कौन से होते हैं और परमानेंट टीथ कौन से होते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त कहते होंगे ना आपसे, अरे यार क्या सिखा रहा है मुझे तू, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे। तो आइए हम लोग जो दूध के दांतों का कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। कुछ साल पहले जो आपके कुछ दांत आए होंगे छोटे छोटे से, वो टूट गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या होते हैं परमानेंट टीथ, क्या होते हैं मिल्क टीथ, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। जब आपके पहले दांत आते हैं, दांतों का जब आपका पहला सेट आता है 6 से लेकर 8 साल के बीच में और वो गिर जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है। वहीं जो दूसरा सेट आता है आपका, उन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है, और वो या तो आपकी ओल्ड एज में गिरेंगे या किसी बीमारी की वजह से जो है वो गिरेंगे। तो देखिए, द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू लाइफ और फॉल ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। ओके, तो आई होप आपको जो है वो दूध वाले दांत और परमानेंट टीथ में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब भी हमने जाना कि परमानेंट टीथ क्या होते हैं और मिल्क टीथ क्या होते हैं। अब जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें भी हमारे 4 तरह के दांत होते हैं, और उन्हीं 4 तरह के दांत को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उनके फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दे आर इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब ये क्या होते हैं जगजीत भैया। तो देखिए, इंसिजर्स जो होते हैं हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। अभी मैं इनको बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा कि इंसिजर्स कौन से होते हैं, प्रीमोलर मोलर कौन से होते हैं और कैनाइन कौन से होते हैं, बट मैं पहले आपको फंक्शन क्लियर कर दूं। तो देखिए, अगर इंसिजर की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। कैनाइन्स की बात की जाए तो हेल्प इन पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। जो फूड होता है उसको फाड़ने काटने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कौन होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके कैनाइन्स बहुत ज़्यादा पैने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें जो मांस रहता है उसको काटना फाड़ना पड़ता है, चीथना पड़ता है, तो उस वजह से जो है उनके दांत काफ़ी ज़्यादा शार्प रहते हैं और उनके कैनाइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहते हैं। अगर हम बात करें मोलर्स और प्री मोलर्स की, तो मोलर्स एंड प्री मोलर्स हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ओके, चबाने में और फूड को ग्राइंड करने में कौन मदद करता है, तो मोलर्स एंड प्री मोलर्स मदद करते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसिजर्स कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं उन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं। साइड में जो हमारे पैने पैने से दांत होते हैं, साइड में जो हमारे पैने पैने से दांत होते हैं उन्हें हम कैनाइन कहते हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जो कि खाना चबाने में और ग्राइंड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये जो सारे चैप्टर्स हैं इनकी PDF अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दें, मुझसे भी पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं फूड पाइप की, यानी कि ईसोफेगस की बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोग मुंह से बढ़ रहे हैं ना, मुंह से हम लोग नीचे आ रहे हैं,
तो हमने बकल कैविटी की बात की, ओके। तो बकल कैविटी में हमने टीथ और टंग की बात की। अब हम बात करेंगे फूड पाइप की, ईसोफेगस की, ठीक है। तो द फूड पाइप पासेज अलोंग द नेक एंड चेस्ट, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फूड पाइप है ये जो है बकल कैविटी हो गई, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पिंक कलर में ये ईसोफेगस हो गया, फूड पाइप हो गया। और यहाँ क्या कह रहा है ये कि द फूड पाइप पासेज अलोंग द नेक एंड चेस्ट, द swallowed food is pushed down by the movement of the walls of food pipe into the stomach। जो खाना हम चबाते हैं, खाते हैं, वो कहाँ जाता है, इस फूड पाइप में से मूवमेंट करते हुए हमारे पेट में चला जाता है। तो आई होप फूड पाइप जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब फूड पाइप में से खाना हमारे स्टोमक में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, अब हम स्टोमक को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, द स्टोमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ओके। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, the digestive juices break down proteins, hydrochloric acid makes the medium acidic and kills bacteria which enter along with the food, mucus protects the walls of the stomach from the acid। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा खाना पेट में गया तो क्या हो रहा है, तीन चीज़ें हो रही हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हो रहा है जिसकी वजह से मीडियम एसिडिक हो जा रहा है, और मीडियम एसिडिक हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करने लगते हैं, एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट कर रहा है हमारा कौन, स्टोमक। और तीसरी चीज़ क्या हो गई कि म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, और म्यूकस सीक्रेट करने के पीछे मेन रीज़न क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छूटा हुआ है उससे डैमेज ना हो, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए म्यूकस छोड़ा जा रहा है हमारे पेट के द्वारा, और म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड। तो आपको जो है स्टोमक के जो फंक्शंस हैं, स्टोमक के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, स्टोमक के बाद अब हम लोग दो ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लीवर और पेनक्रियास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में, ओके। तो द लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, द लीवर इज द largest gland in the body, it secretes bile juice which is stored in the gallbladder, it breaks down fats। अब जो लीवर है वो क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, और वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। और बाइल जूस का क्या फंक्शन रहता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि इट ब्रेक्स डाउन फैट्स, ओके। क्या होता है, बाइल जूस जो होता है वो फैट्स के ब्रेकडाउन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग पेनक्रियास के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, द पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। क्या था, जो लीवर बाइल जूस सीक्रेट कर रहा था वो फैट को ब्रेक डाउन कर रहा था, वहीं पेनक्रियास जो कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, कुछ जूसेस रिलीज करता है, उससे क्या होता है, उससे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है। और द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, एक मोटे मोटे तौर पर बताऊं, तो पेनक्रियास जो है पेनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन में आसानी होती है, डाइजेशन में हेल्पफुल रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। जूनियर्स, अब तक हमने बकल कैविटी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, यानी कि माउथ को। माउथ के अंदर हमने टीथ और टंग के फंक्शन को भी जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। देन हमने ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के बारे में जाना, हमने स्टोमक के बारे में पढ़ा, हमने लीवर और पेनक्रियास को भी जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब बारी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो आइए स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड क्यूब, इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज एंड इट ऑल्सो सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक लॉन्ग
कॉइल्ड ट्यूब है, लगभग 6 मीटर लंबी एक ट्यूब है जो कि कैसी है, कॉइल्ड है। ओके, देन इट रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। अब जो लीवर और पेनक्रियाज होते हैं, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और पेनक्रियाज भी बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे जूसेस सीक्रेट करती है। तो वो कहाँ आकर मिलते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर मिलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी बहुत सारे जूसेस जो है वो सीक्रेट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को कि 6 मीटर लंबी एक ट्यूब होती है जो कि कैसी होती है, कॉइल्ड होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जिनके फंक्शंस को आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, 7th क्लासेस में इनके फंक्शंस आपको मेंशन नहीं है। तो कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, तो डियोडेनम होता है, जिजुनम होता है और इलियम होता है। So juniors, now we are going to discuss about absorption of digested food in the small intestine. Okay, so the digested food is absorbed by the walls of the small intestine. जो भी digested food है जो कि स्टोमक में पहले से ही डाइजेस्ट हो गया है, अब वो कहाँ पहुँचता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं वो उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जूनियर्स, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। और द स्मॉल इंटेस्टाइन है सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली हैविंग ब्लड वेसल्स। अब भाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिन्हें हम विली कहते हैं। ओके, और विली का क्या फंक्शन रहता है, क्या काम करती है विली, तो द विली हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसकी वॉल पर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। और विली का फंक्शन क्या रहता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा दे। जब उसको बढ़ा देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो हो पाएगा। तो विली का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, तो द एब्जॉर्ब मटेरियल्स आर कैरिड बाय द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड बाय द बॉडी। हमने पढ़ा था कि जो विलाएँ होती हैं उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो क्या होता है, जो भी फूड एब्जॉर्ब हो चुका है वो कहाँ पहुँच जाता है भाई, वो ब्लड में पहुँच जाता है और ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सारी प्रोसेस को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जा रहे हैं। ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड देन पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये विलाए हैं। ओके, कहाँ पर है ये, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर प्रेजेंट है। ये क्या करती हैं, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए और इनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं ताकि जो एब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ पहुँच जाए, ब्लड में पहुँच जाए और ब्लड से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी पार्ट्स उनमें पहुँच जाए। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो एसिमिलेशन कहा जाता है। आई होप आपको जो है यहाँ तक जो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन पर चलते हैं और बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो in the large intestine water and some salts are digested. Okay, water and some salts are digested. ये जो large intestine होती है ये अप्रॉक्स 1.5 मीटर की होती है। तो क्या कर रही है, जो कुछ सॉल्ट्स बच जाते हैं उन सॉल्ट्स का डाइजेशन जो है वो यहाँ पर होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन भी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द रिमेनिंग वेस्ट देन पासेस टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज फीसेज। इट इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। देखिए पूरी प्रोसेस जो है हमने पढ़ ली है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो कुछ बचा हुआ खाना है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचे हुए मिनरल्स हैं, वाटर है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्या होता है, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है और जब उसको निकलना होता है तो एनस के थ्रू वो क्या होता है, निकल जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर होती है। आपको ध्यान रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर के अप्रॉक्स होती है और इसकी लेंथ 1.5 मीटर के अप्रॉक्स होती है। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं रेक्टम, जहाँ पर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर हो जाता है। और ये देखिए ये होता है एनस।
जहाँ से क्या होता है, ये फूड पास आउट हो जाता है। तो हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। बकल कैविटी से लेकर एनस तक हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, सारी चीज़ों के फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया है। जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली हैं, तो अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की। जो डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ग्रास ईटिंग एनिमल्स को क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो अगर हम कुछ पॉइंट पे बात करें तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेन। जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, तो वो जल्दी जल्दी से ग्रास खा लेती हैं और उनको अपने स्टोमक में एक सेपरेट पार्ट होता है। दरअसल इनका 4 चैम्बर्ड स्टोमक होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड स्टोमक होता है, तो जो पहला चैम्बर होता है उसे रूमेन कहा जाता है, दूसरे चैम्बर को रेटिकुलम कहा जाता है, तीसरे चैम्बर को ओमेसम और चौथे चैम्बर को एवोमेसम कहा जाता है। चलिए हम अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट हमसे कह रहा था कि ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जल्दी जल्दी ग्रास खा लेते हैं और उसको एक सेपरेट जो पार्ट होता है उनका स्टोमक में, उसमें स्टोर कर लेते हैं, जिसका नाम क्या होता है, रूमेन होता है। दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलें तो हियर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब जो फूड है उन्होंने जल्दी जल्दी खा लिया तो डाइजेस्ट तो हुआ नहीं है, पार्शियली डाइजेस्ट है, और पार्शियली डाइजेस्ट इस फूड को क्या कहा जाता है, तो कड कहा जाता है। देन द कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड च्यूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब क्या होता है, जो ये कड है, जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गाय के मुंह में वापस आता है, फिर गाय इसको चबाती है, ठीक है। तो इस सारी प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, इस सारी प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जा रहा है। आई होप आपको रूमिनेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आइए कुछ और पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो द च्यूड फूड देन पासेज इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। एंड देन लास्ट पॉइंट इज द सेल्यूलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। अब हमें पता है कि जो ग्रास होती है उसमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए गाय के पेट में कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया रहते हैं जो कि सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको रूमिनेशन की प्रोसेस समझ में आई होगी। आपको पता चला होगा कि सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए गाय को कुछ बैक्टीरियाज की मदद लगती है जो कि गाय के पेट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों गाय अपना मुंह दिन भर चलाती रहती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और बात कर लेते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा किस तरह से अपना खाना कैप्चर करता है और किस तरह से जो वो खाना है डाइजेस्ट होता है, उस पर हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमीबा होता क्या है भाई। तो जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और पॉन्ड वाटर में जो है वो मिलता है, ओके। द सेल हैज अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। भाई हर सेल में 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, वो क्या होती हैं, तो भाई सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हर सेल में जो है वो कॉमन होता है। तो अमीबा में भी ये चीज़ पाई जाएंगी, ओके। एंड द साइटोप्लाज्म हैज़ मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे बबल लाइक्स क्या होते हैं, बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। और द सेल हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फीट विच हेल्प्स इट टू मूव एंड कैप्चर फूड। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अमीबा में क्या होता है, फॉल्स फीट होते हैं, सीडोपोडिया जिन्हें कहा जाता है। सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीड। तो अमीबा में सीडोपोडिया होते हैं यानी कि फॉल्स फीट होते हैं, जो कि अमीबा के मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और फूड कैप्चर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, व्हेन अमीबा कम्स नियर फूड पार्टिकल सीडोपोडिया इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द फूड पार्टिकल। जैसे ही अमीबा किसी फूड पार्टिकल के पास आता है तो क्या होता है, सीडोपोडिया
मीडिया जो है वो ऐसे ऐसे फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है दोनों तरफ से, ओके। और द फूड पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन द फूड, जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ पर ट्रैप्ड हो जाता है, फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाता है। हमने देखा था ना बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स रहते हैं अमीबा के अंदर, ओके। और इन द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब्ड। अब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स रहते हैं जिन्हें हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और उन फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो क्या करते हैं, जो कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं और धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो आई होप ये सारी प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। तो द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज देन सेंट आउट बाय द वैक्यूल्स। अब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल्स क्या कर देते हैं, हम बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से जो है अमीबा अपना खाना लेता है। अमीबा के पास सूडोपोडिया या फॉल्स फीट होते हैं जो कि खाने को कैप्चर करते हैं। देन वो खाना डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, और उन्हीं वैक्यूल्स में से जब अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है उसे बाहर कर दिया जाता है। तो आई होप आपको जो है डाइजेशन की प्रोसेस अमीबा में बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि क्लास 7th की साइंस का सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ड्रॉप करें। हमें हमारे चैनल कल्याणी जूनियर जो कि टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर लें, वहाँ पर सारे चैप्टर्स की PDF आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।